नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 22 सितंबर की सुबह से ही देश भर में ये खबर आग की तरह फैलनी शुरू हो गई कि देश के अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालयों पर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और दोपहर होते होते तक यह खबर पुष्ट हो गई कि किस तरह से 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी का कोई आधिकारिक बयान आता उसके पहले यह खबर सामने आई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जहां उच्च अधिकारियों के बीच यह चर्चा की गई कि किस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया जाए। आखिर कौन है ये पीएफआई जो देश की जड़ों को खोखला करने, देश के गद्दारों के साथ मिलकर मुस्लिमों और दलितों के नाम पर देश में जहर बोने का काम कर रहा है। हम सिलसिलेवार ढंग से इस बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। शाहीन बाग तो आपको याद होगा कि किस तरह से देश को तोड़ने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में धरने के नाम पर जो फंडिंग की गई थी उसके पीछे वो पीएफआई था। और पीएफआई की सारी गतिविधियों को आपको जानना समझना होगा, जहां से दिल्ली दंगों की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जहां से देश को टुकड़े करने की आवाज बुलंद की जा रही थी। 22 सितंबर की सुबह से केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, बिहार, तेलंगाना सहित तमाम स्थलों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। और इन छापेमारी में देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों को गिरफ्तार किया गया। संख्या बहुत बड़ी थी, संख्या 100 की बताई गई। कर्नाटक के हुबली में हिजाब का मसला हो, चाहे सोशल मीडिया में जहर फैलाना हो, सारे काम को अंजाम देने वाले पीएफआई को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। पीएफआई के गुर्गों की गिरफ्तारी से 4 दिन पहले यानी 18 सितंबर को भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। बेहद पुख्ता प्रमाणों के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। कानपुर के दंगे हो, चाहे सीए के विरुद्ध शामली और मुजफ्फरपुर के दंगे हों, इसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पीएफआई एक्सपोज हो चुका था। वहां किस तरह से प्रायोजित दंगे करवाए गए थे, कि किस तरह से देश में मजहब की आड़ में जहर का बीज बोने का काम चल रहा है इस पीएफआई द्वारा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 2006 में अस्तित्व में आया था, जब 3 संगठनों को मिलाकर इस देश विरोधी संगठन ने अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते बीते 16 सालों में 23 राज्यों तक देश को तोड़ने और बांटने वाला यह संगठन फैल गया, जो आतंकियों को पोषित करता है और आतंकियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करता है। दरअसल 1992 के बाबरी ढांचे विध्वंस के बाद से कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, तब भी पीएफआई का हाथ था। पीएफआई दरअसल एक नाम है। पीएफआई के पीछे जो दिमाग और जो शातिराना तरीके से लोग काम करते हैं वो अब भी हैं, सिर्फ नाम बदल बदल कर देश को बर्बाद करने में लगे हैं। तो वर्ष 2006 में जिन 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ था, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया, उन 3 संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनिथा नीति पासारी थे। देश के 23 राज्यों में फैल चुके पीएफआई के जहरीले संगठन ने देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करने का नाटक रचा और मध्य पूर्व देशों से भारी आर्थिक मदद जुटाने का काम किया। अच्छी खासी फंडिंग को पीएफआई ने अपने मुख्यालय कोझिकोड के माध्यम से लगातार विस्तार करने का काम किया। इनका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया। पूरे देश ने 2020 के शुरुआत में शाहीन बाग के प्रपंच को देखा। मैं खुद वहां गया था। वहां दावा किया गया था कि उसी शाहीन बाग में एक नहीं बल्कि 4 कार्यालय है पीएफआई के, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबू बकर है, जो केरल से ताल्लुक रखता है। यह संगठन खुद को अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों, समाज के अन्य कमजोर तबकों के लोगों को सशक्त बनाने के नाम पर ढोंग रचता है। 18 सितंबर को तेलंगाना के जिन 38 ठिकानों पर छापा मारा गया, वहां पीएफआई के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश मिला।
खंजर जैसे हथियार मिले और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। इसी के आधार पर 22 सितंबर को छापेमारी की और छापेमारी के बाद ये 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। ये सिलसिला अभी जारी है। अभी ढेर सारी जानकारी बड़े स्तर पर खुलकर आएगी, तब आप हैरान हो जाएंगे। हमारे पास ढेर सारी सिलसिलेवार जानकारियां आ रही है। दरअसल बीती 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद में एक इनपुट के आधार पर छापेमारी हुई थी। उसके बाद 26 अगस्त को एक केस रजिस्टर्ड किया गया। जांच आगे बढ़ाई गई, तब पता चला कि कराटे के नाम पर किस तरह से एक पैरेलल सेना खड़ी की जा रही है, हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है। दक्षिण भारत से शुरू हुई पीएफआई की काली करतूत उत्तर भारत तक फैलने लगी। इस तरह से देखते ही देखते 23 राज्यों तक पीएफआई का मकड़जाल फैल चुका था, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियों ने उसका गला घोटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने पीएफआई के सदस्य के रऊफ शरीफ पे दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि चीन से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग हो रही है। ईडी का दावा है कि इस फंडिंग से पीएफआई की तरफ से सीएए के विरुद्ध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर दिल्ली दंगों और बाबरी मस्जिद पर पोस्ट तैयार करके लोगों को भड़काने का काम किया गया। ईडी के मुताबिक के रऊफ शरीफ ने हाथरस गैंगरेप मामले में भी लोगों को भड़काने का काम किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अनुसार के रऊफ शरीफ वही शख्स है जिसने चीन से मास्क का बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ की मदद ली। एक और मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के नाम से एक संगठन के सरगना कलीम पाशा ने एक चीनी कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। वहीं कुछ महीने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई से जुड़े 22 बैंक खाते भी फ्रीज किए थे। इन खातों में 68 लाख रुपए जमा थे। दरअसल ईडी के मुताबिक इन खातों में 30 करोड़ रुपए तो कैश के रूप में जमा किए गए। पीएफआई का पूरा खाता और बैंक बैलेंस किसी बड़ी कंपनी की तरह है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से चीनी फंडिंग भी सामने आ रही है। करोड़ नहीं, कई करोड़ों में कैश जमा हो रहा है। इससे कोई सामान्य व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता है कि हमारे आसपास किस तरह से पीएफआई एक्टिव है, उनके एजेंट एक्टिव हैं जो सोशल मीडिया में जहर बोने का काम कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने और भड़काने के लिए अपने साथ दलितों को भी शामिल कर ले रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में मीम और भीम का जो नारा चलता रहा, कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां पर देश विरोधी मानसिकताओं को पोषित करने के साथ साथ अब देवी देवताओं के लिए भी अपमानजनक शब्द लिखे जा रहे हैं। दलितों और आदिवासियों को यह समझाने की कोशिश की गई, काफी हद तक वे सफल भी हुए कि वे हिंदू नहीं हैं। यहीं से उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई, देश विरोधी हरकतों में लगाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। काफी हद तक ये सफलता भी मिली। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों से भी ऐसी आवाज सुनाई दी जहां आदिवासी खुद को हिंदू मानने से इनकार करते रहे, वहां धर्मांतरण भी बढ़ता गया। इस तरह से पीएफआई बहुत सारे मोर्चों पर काम करता रहा जो अब एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली दंगों की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि पीएफआई के संबंध किस तरह से तबलीगी जमात से हैं। दरअसल तबलीगी जमात पर धार्मिक कार्यक्रम करने के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। पुलिस ने दावा किया था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसे आयोजित करने के लिए पैसे की व्यवस्था पीएफआई ने ही की थी। ईडी ने इस मामले में तबलीगी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था ताकि उसके आयोजनों के लिए पैसे के स्रोत के बारे में पता लगाया जा सके। ऐसी जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी को पता चला कि केरल के बहुचर्चित 2017 के विवादास्पद हादिया लव जिहाद केस में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था, जहां महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरण के 2 मामलों के बीच पुख्ता सबूत भी पाए गए। उस समय एनआईए ने दावा किया था कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों ने केरल निवासी अखिला अशोकन को धर्म परिवर्तन और हादिया नाम रखने के लिए मजबूर किया था। एजेंसी ने संदेह जताते हुए यह भी कहा था कि पीएफआई ने ही आथिरा नाम्बियार को धर्मांतरण करने को प्रोत्साहित किया था। केरल पुलिस ने एनआईए को जबरन धर्म परिवर्तन के संदिग्ध 94 मामलों में एक सूची सौंपी थी। तब एनआईए ने दावा किया था कि इनमें कम से कम 23 शादियां पीएफआई ने करवाई है। लव जिहाद से जुड़ी इन शादियों के बारे में एनआईए ने अक्टूबर 2018 में जो रिपोर्ट
सौंपी, उसमें उसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सका। दरअसल ये सब कुछ इतने शातिराना तरीके से हुआ था जहां लड़कियों का खुले रूप से ब्रेन वॉश किया गया था, कोई गवाही देने को तैयार नहीं हो रहा था। आपने कभी ना कभी सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ये सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तब इसके अधिकांश सदस्य पीएफआई से जुड़ गए। केरल की राज्य सरकार ने 2014 में हाई कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया था। तब बताया गया था कि 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ है और 106 के करीब जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें भी किसी न किसी रूप में पीएफआई का हाथ है। देश को तोड़ने वाली जहरीली मानसिकता को पोषित करने वाला पीएफआई खुद दावा करता है कि उसका संगठन 23 राज्यों तक विस्तारित है। हालांकि जांच में पता चला कि 16 राज्यों में 15 अलग अलग मुस्लिम संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं और ये राज्य आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे तमाम नाम हैं जहां पे ज्यादा सक्रिय बताया जा रहा है। और अब इसके जाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों तक भी फैलते जा रहे हैं, जहां जहरीली मानसिकता को पोषित किया जाता रहा है। आज देश भर में हुई छापेमारी के बाद 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। हो सकता है कि पीएफआई पर परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो आज भी हमारे और आपके बीच पीएफआई वाली मानसिकता को पोषित कर रहे हैं। हमें अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। सावधानी ही सुरक्षा है। दरअसल ऐसी मानसिकता नाम बदल कर काम करती है जो आपके और हमारे बीच आसानी से घुल मिल जाते हैं और एहसास भी नहीं होने देते कि कब वे पीठ में खंजर भोंक देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पीएफआई शुद्ध रूप से मुस्लिमों और दलितों के मदद के कार्य के नाम पर देश को तोड़ने के काम में लगा रहा। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत ज्यादा हिंदूवादी राजनीतिक दल है, इसलिए पीएफआई और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए हिंदूवादी संगठनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि ऐसे दल जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते रहे, वे पीएफआई के मामले में लंबी चुप्पी साधते रहे हैं। जैसा कि हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में वो तथाकथित दल सामने आए थे, लेकिन जैसे ही लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला सामने आया, जिसमें 6 आरोपियों के नाम जैसे ही एक्सपोज हुए उसमें 5 मुस्लिम निकले, तब वे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल लंबी चुप्पी साध गए। दरअसल यह चुप्पी कहीं ना कहीं पीएफआई जैसे संगठनों के लिए मददगार साबित हुई, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ऐसी विचारधारा को परोक्ष रूप से भी जो दल या संगठन मदद करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह सोशल मीडिया में जनता के रिएक्शन से साफ नजर आता है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम चाहेंगे कि जनमंच को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स पर जाकर राष्ट्रहित में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।